हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। चैप्टर सेकंड हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुरू कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमने लिया था डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड उसके फीचर्स। उसके बाद हमें इम्पोर्टेंस करनी थी, लेकिन बच्चों में इम्पोर्टेंस आज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि पहले हम सारे प्रिंसिपल्स कर लेते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी और 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल के भी। और उसके बाद जब हमें एक एक प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चों, तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इम्पोर्टेंस हम करने वाले हैं बाद में। आज जो हम शुरू करने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो F.W. टेलर का कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन देख लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको नोट भी कर लीजिए बच्चों साथ साथ अपने आप। knowing exactly what you want men to do and saying that they do it in the best and the cheapest way, ये डेफिनेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट की है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ये पता लगाना व्हाट यू वांट। अब ये यू में यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यू का मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि उन्हें लोगों से, मैन का मतलब एम्प्लॉयज़ हो गए यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड ये डेफिनेशन है, व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग, और ये देखना कि वो उस काम को सबसे बेहतर तरीके से करें और सबसे चीपेस्ट तरीके से करें। यही वर्ड्स हमने यूज़ किए थे इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में भी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से दो चीज़ें अचीव करने की कोशिश की जाती है कि बेस्ट काम हो और चीपेस्ट वे में काम हो। और क्योंकि हम सिंपल मैनेजमेंट का मतलब तो क्या होता है कि द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन, तो जब हम इसके आगे वर्ड ऐड कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग साइंस टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस में कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स प्योर साइंस के नहीं हैं, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन F.W. टेलर ने शुरू से क्या कोशिश की कि किस तरह से हम मैनेजमेंट को मोर एंड मोर साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, कॉम्प्रिहेंसिव बना सकें। तो किसी चीज़ को साइंटिफिक बनाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है? उसकी इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है, उसकी जो है कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, जब वो चीज़ मोर एंड मोर साइंटिफिक हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैनेजमेंट को साइंटिफिक करने के लिए F.W. टेलर ने क्या सजेस्ट किया है। तो ये सारे सजेशंस है F.W. टेलर के इन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स भी नोट कर लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, उसके बाद ये 4 प्रिंसिपल्स नोट कर लीजिए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये चारों प्रिंसिपल्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन ही साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक्सप्लेन करना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में सजेस्ट किया जाता है कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द वर्क एज अ होल, किसी काम को अगर हम पूरे एक एज अ होल स्टडी करें, या फिर एक दूसरा तरीका यह है कि उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और फिर उसके ईच पार्ट की स्टडी करें। व्हाट इज़ बेटर, व्हाट इज़ मोर साइंटिफिक अकॉर्डिंग टू यू? डेफिनेटली स्टडिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द जॉब टू मेक इट बेटर इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड दैट इज़ व्हाट इज सजेस्टेड बाय F.W. टेलर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज क्लास के 2 बच्चे हैं, सपोज दिस इज चाइल्ड A, ठीक है, और इसके 70% मार्क्स आए हैं, एंड दिस इज चाइल्ड B, एक ही क्लास का बच्चा है, इसके भी 70% मार्क्स आए हैं। अब PTM में मान लीजिए दोनों के पेरेंट्स बैठे हुए हैं और मैं इन दोनों को बता रही हूँ कि आपके बच्चे के भी 70% मार्क्स आए हैं और आपके बच्चे के भी 70% मार्क्स आए हैं। दोनों पेरेंट्स का जो इम्प्रेशन होगा वो क्या होगा? वो सोचेंगे कि हमारे दोनों के बच्चे जो हैं वो इक्वल इंटेलिजेंट हैं और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम ओवरऑल मार्क्स और परसेंटेज बता रहे हैं। सपोज अब मैं इसको इंग्लिश, मैथ्स, BS, अकाउंट्स और इको, अब 5 सब्जेक्ट्स के मैं अलग अलग मार्क्स बताऊं। सपोज एक बच्चा है, उसके सभी में 70 नंबर हैं
और उसके 350 नंबर आ गए 500 में से। तो वहाँ पे देखा कि उसके हर सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कहीं पे 60 कहीं 50 कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा बच्चा ले लेती हूँ जिसके 2 सब्जेक्ट में, इंग्लिश और मैथ्स में तो 70 मार्क्स आ गए, बीएस और अकाउंट्स में जो है वो 90 मार्क्स आ गए, और उसके इकोनॉमिक्स में जो है वो सिर्फ 30 मार्क्स रह गए। अब जब मैं चाइल्ड बी के पेरेंट को बताऊंगी कि ये उसके मार्क्स हैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज, तो अब उसके पेरेंट्स को पता लगेगा कि भाई इसके तो इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम नंबर हैं। अब वो क्या करेंगे कि स्टेप्स लेंगे कि किस तरह से उसके इकोनॉमिक्स को भी ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि जब तक एक बच्चे के इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स पता नहीं चलेंगे, उसकी सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह का सजेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिया जाता है कि पूरे काम को एज अ होल स्टडी ना किया जाए, बल्कि उस काम को छोटे छोटे एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए, और फिर हर एलिमेंट का जो टाइम टेकन है, परफॉर्मेंस है, क्वालिटी है, वो नोट किया जाए, ताकि हमें डिफरेंस पता लग सके कि किस एलिमेंट पे हमें ज़्यादा काम करना हो, किस एलिमेंट पे हमें कम काम करना है। सपोज़ मैं यहाँ पे बच्चों का एग्जाम्पल ना लेकर मैं कोई एक एक्टिविटी का एग्जाम्पल ले लूँ कि एक है एक्टिविटी 1 जो कि हमने 2 ग्रुप्स में दे रखी है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और हमने ये बता रखा है कि ये 10 मिनट में दोनों ग्रुप्स को ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। बिल्कुल सेम तरह का ये एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। तो उसमें जो है 5 उसके सब कॉम्पोनेंट्स हैं, और वो जो 5 सब कॉम्पोनेंट्स हैं वो 2-2 मिनट में पूरे होने चाहिए, सब पार्ट्स जो हैं, तब जाके वो 10 मिनट में पूरी होगी। तो सपोज़ हम कहें कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ने ही उसको 10 मिनट में पूरा कर लिया, तो अगेन हमें लगेगा कि दोनों ग्रुप की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर हम ये देखें कि इंडिविजुअल जो उसके कंपोनेंट्स हैं, कि यहाँ पे वो 1 मिनट 2 की बजाय 1 मिनट में हो गया, और दूसरी एक्टिविटी 3 मिनट में हुई, तीसरी एक्टिविटी जो है वो बाकी सारी एक्टिविटीज़ 2-2 मिनट में हो गई। तो अब यहाँ पे ये जो 1 मिनट कम में हो गई, यहाँ पे 1 मिनट ज़्यादा लगा। तो इसका मतलब कि अब इसकी इंडिविजुअल कंपोनेंट को देखकर हमें पता लगेगा कि इस एक्टिविटी पे ध्यान देना है, जिसमें ज़्यादा टाइम लग गया तो वो क्यों लग गया, उसके रीजंस पता लगाए जाएंगे और उसको टाइम को कम करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी तरह के एग्जाम्पल से बच्चों हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मोर एंड मोर इन डेप्थ स्टडी करके उसको मोर एंड मोर साइंटिफिक बनाना, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल से आई होप कि डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इसके प्रिंसिपल्स की तरफ कि साइंटिफिक बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए ये प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल देखिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब एक प्रोवर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, अंगूठा छाप। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब का मतलब है कि कोई भी ओल्ड जो अप्रोचेज़ होती हैं या कोई भी आउटडेटेड जो अप्रोचेज़ होती हैं या कोई भी हिट एंड मिस जो अप्रोचेज़ होती हैं या कोई भी ट्रायल एंड एरर जो अप्रोचेज़ होती हैं, ये सारे कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इन कीवर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना और इसको इस्तेमाल करना है आपको अपने आंसर्स लिखते टाइम। तो इस प्रिंसिपल में टेलर ने सजेस्ट करा कि व्हाट शुड बी देयर, दैट देयर शुड बी साइंस, देयर शुड बी लॉजिक, देयर शुड बी इन डेप्थ नॉलेज, देयर शुड बी इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। और क्या चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ओल्ड आउटडेटेड मेथड्स बहुत टाइम तक यूज़ करते रहते हैं, या पहले हिट एंड मिस अप्रोचेस, मतलब आपने हिट करा फिर मिस कर दिया, या ट्राई करा उसमें एरर आ गया, तो टेलर ने सजेस्ट करा कि ये अप्रोचेस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए और साइंटिफिक अप्रोचेस यूज़ होनी चाहिए, ताकि उससे क्या अचीव हो सके, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग। सो वन ऑफ द वेरी सिंपल प्रिंसिपल दैट इज सजेस्टेड बाय टेलर इज दैट all old approaches should be replaced with the help of the science, with the help of the systematic study, with the help of in-depth study.
दूसरा प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड का मतलब किसी भी तरह का जो है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, किसी भी तरह की जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें टेलर ने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्यों हैं? हमेशा बेटे क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। मैनेजमेंट जो है वो ये समझती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, वर्कर्स ये समझते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट दूर कैसे हो सकता है कि बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स जब ये सोचें कि हम एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई वर्कर्स अच्छा काम करेंगे उसका बेनिफिट मैनेजमेंट को मिलेगा, और मैनेजमेंट अच्छा काम करेगी तो उसका बेनिफिट वर्कर्स को मिलेगा। से फॉर एग्जांपल कि ये मैनेजमेंट है और ये वर्कर्स हैं, तो मैनेजमेंट क्या करेगी, अगर अपने गेन्स जितने भी हैं वो वर्कर्स के साथ शेयर करेगी तो वर्कर्स विल फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। जब वर्कर्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करेंगे तो वो अपने हार्ड और बेस्ट एफर्ट्स देंगे इन रिटर्न। तो इस तरह का मॉडल जो है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने सजेस्ट करा है विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि क्या नहीं होना चाहिए, एनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, एनी डिफरेंसेस, एनी डिस्कॉर्ड, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। उसकी जगह क्या होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी का मतलब अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है बच्चों, कहते हैं कि गलत फहमियों का सिलसिला कुछ इस तरह से जारी है कि हर ईंट समझती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हर ईंट यहाँ पे क्या हो गई, मैनेजमेंट या वर्कर्स हो गए। मैनेजमेंट सोच रही है मैं इंपॉर्टेंट हूँ, वर्कर्स सोच रहे हैं मैं इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन एक्चुअली दोनों ही एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसको हम कहते हैं कि एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना। इससे रिलेटेड एक टेक्निक भी है मेंटल रेवोल्यूशन, जो हम डिटेल में बाद में करेंगे। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन के बारे में तो सुन ही रखा होगा। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट रेवोल्यूशन इन द थिंकिंग, इन द एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेलर ने सजेस्ट करी है मेंटल रेवोल्यूशन, दैट देयर शुड बी कंप्लीट change in the thinking of management and workers towards each other. So this is what is suggested in the principle of harmony not discord. फिर उसी का एक्सटेंशन है बच्चों cooperation not individualism। यहाँ पे क्या सजेस्ट किया गया है कि सारे वर्कर्स जो हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में फीलिंग ऑफ विलिंगली हेल्पिंग वन अनदर होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अगेन इसमें नहीं होना चाहिए। उनके अंदर क्या होना चाहिए, टीम वर्क होनी चाहिए, कि वो एज एन इंडिविजुअल काम ना करें, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट्स में काम ना करें, बल्कि टीम वर्क में वो काम करें। और किसी भी तरह का कंपटीशन भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंपटीशन जो है ना, उसमें एक इंसान दूसरे इंसान से आगे निकलने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। तो टेलर के हिसाब से देयर शुड नॉट बी एनी स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कंपटीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसको किससे रिप्लेस करना है, हमें टीम वर्क से रिप्लेस करना है, कोऑपरेशन से रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने मैनेजमेंट और वर्कर्स का यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था, अगर मैं फिर से यहाँ पे मैनेजमेंट और वर्कर्स का डायग्राम बनाऊँ तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, थोड़ा सा मैं साफ लिख देती हूँ, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो इस प्रिंसिपल से रिलेटेड सपोज वर्कर्स जो हैं वो कोई भी सजेशन देते हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए, कोई भी कॉस्ट रिडक्शन के लिए, तो ज़्यादातर तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट सोचती है कि हमें ही को सब कुछ पता हो, वर्कर्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि अगर वर्कर्स कोई सजेशन दे रहे हैं तो उन सजेशंस को वेलकम करना चाहिए, और उन सजेशंस की वजह से अगर कोई फ़ायदा हो रहा है मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट उन वर्कर्स को क्या देगी,
रिवॉर्ड भी देगी फॉर देयर सजेशंस। व्हाट डज इट मीन? दैट किसी भी तरह की participation in the decision making that is suggested that workers should not be treated like as the machines which are required to do the work. Workers should be taken care of in the decision making process. उनके suggestions welcome करने चाहिए और अगर उनके suggestions अच्छे लगे तो उनको reward भी देना चाहिए। इस तरह से क्या लगेगा कि एक टीम वर्क है। इन दोनों प्रिंसिपल्स के साथ एक वर्ड यूज़ किया जाता है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स और मैनेजमेंट काम कर रहे हैं वो एज अ पेरेंट्स की तरह काम करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, जैसे एक फैमिली काम करती है उस तरह से काम करें। तो ये हो गया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी का मतलब कि जब हम किसी भी वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करते हैं तो ये देख के एम्प्लॉय करते हैं कि उसकी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से उसकी कैपेबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं या नहीं है। लेकिन अगर हमने जिस पर्टिकुलर स्टेज पे उसे अपॉइंट करा है तो क्या वो उसी तरह से 3-4 साल 5 साल तक भी उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रहेगा या उसके अंदर कुछ ग्रोथ या डेवलपमेंट होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। तो टेलर ने सजेस्ट करा कि हर वर्कर को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इस तरह का एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जो कि प्रो हो उसकी ग्रोथ के लिए। टाइम टू टाइम उसके ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार्स, कोई भी आउटर वर्ल्ड में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से उसे अपडेट करना। तो ये सारी चीज़ें टेलर ने सजेस्ट करी हैं इस प्रिंसिपल में कि अगर हम वर्कर्स का फुल डेवलपमेंट करेंगे, उसकी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर कर पाते हैं और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग में उसका साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी साइंटिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसको पर्टिकुलरली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जिससे वो लगातार ग्रो कर सके। तो ये प्रिंसिपल जो है वो वर्कर्स की जब ग्रोथ होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रोथ मैनेजमेंट की भी होगी। तो इन सारे प्रिंसिपल्स में जो मेन फोकस है, जो मेन थ्रस्ट है वो किस पर है कि ऐसा सब कुछ करने से जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर थ्रस्ट है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी और जब कॉस्ट कम होगी तो रेवेन्यूज़ मोर होंगे और वो रेवेन्यूज़ इतने होंगे जो कि सफिशिएंट होंगे बिल्कुल फॉर बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। This is what is the crux of scientific management, its meaning and its principles. So I hope with the help of the real life examples, I have made you clear about the various principles. These are the keywords you will always use about while writing the answers related to these topics.